एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि अब मैं आपको केस सिनेरियो सॉल्व करवाऊंगी जीएसटी के इंटरमीडिएट, ठीक है, सीए इंटर का। सो अपन सॉल्व करना शुरू करते हैं। पहले मैं आपको सबसे पहले एक टिप देना चाहूंगी, जब भी आप केस सिनेरियो सॉल्व करो ना, वैसे तो आपको केस सिनेरियो पूरा रीड करना पड़ेगा, बट जब आप स्टार्ट करते हो ना, एटलीस्ट सबसे पहले आप पूरा केस सिनेरियो ना पढ़ो, पहले उसका एमसीक्यू पढ़ लो। हो सकता है कि आपको केस सिनेरियो पूरा पढ़ने की नीड ना हो, बिना पढ़े ही आपसे कुछ एमसीक्यूज सॉल्व हो जाए, ठीक है। सो जैसे मैं सॉल्व करके बताती हूँ। विच ऑफ द फॉलोइंग एक्टिविटीज ऑफ द ट्रस्ट डज नॉट अमाउंट टू सप्लाई अंडर द जीएसटी लॉ। तो इसमें आपको इन चार में से कोई ऐसा एक है जो सप्लाई नहीं है। पहला ऑप्शन, फ्री लैपटॉप डिस्ट्रीब्यूटेड टू द डिप्राइव्ड स्टूडेंट्स। क्या ये आपको सप्लाई लग रहा है? क्या सप्लाई फुलफिल करने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको? एक तो कंसिडरेशन होना चाहिए, सेकंड सेकंड क्या होना चाहिए? इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस होना चाहिए, ठीक है। तो ये फ्री लैपटॉप्स है, प्लस विदाउट कंसिडरेशन में भी सप्लाई माना जा सकता है। सिर्फ कौन से केस में? शेड्यूल 1 जो 4 पैरास दिए होते ना, बस वो ही 4 पैरास में अगर विदाउट कंसिडरेशन है तो वो सप्लाई माना जाएगा। बट ये तो वो सारे, ये जो है फ्री लैपटॉप डिस्ट्रीब्यूटेड टू डिप्राइव्ड स्टूडेंट्स, वो इन 4 पैरास में तो फॉल नहीं कर रहा है। इसका मतलब हम लोगों को अभी ऐसा लग रहा है कि ये ऑप्शन हो सकता है। अपन थर्ड पढ़ते हैं। बोर्डिंग, लॉजिंग, मेंटेनेंस ऑफ द सीनियर सिटीजन बाय द ओल्ड एज होम रन बाय द ट्रस्ट। ये भी सप्लाई है, ये एग्जामिनेशन एंट्री में आपने पढ़ा होगा, एंड ये सप्लाई है, ठीक है। रेंटिंग ऑफ कम्युनिटी हॉल सिचुएटेड विद इन द प्रीसिंस ऑफ द टेम्पल मैनेज बाय द ट्रस्ट, ये भी रेंटिंग, सप्लाई ऑफ सर्विस, ये भी रेंटिंग ऑफ रूम इन द प्रीसिंस ऑफ टेम्पल मैनेज बाय द ट्रस्ट। ये तीनों तो सप्लाई है। इसका मतलब आंसर क्या हो गया? ये। क्या हमें ऊपर का केस सिनेरियो पढ़ने की नीड लगी? नहीं लगी, ठीक है। अब सेकंड पढ़ते हैं। सेकंड ऑप्शन क्या, सेकंड क्वेश्चन क्या बोलता है? Compute the value of inward supplies on which tax is payable by the trust under reverse charge for the month of July। एक और टिप, हमेशा क्वेश्चन को शुरू से लेके एंड फुल स्टॉप तक पढ़ना। हो सकता है लास्ट में कुछ ऐसा, मान लो आपने सिर्फ रिवर्स चार्ज पढ़ा, ऊपर गए रिवर्स चार्ज कैलकुलेट करके आ गए, और ऊपर दिया है जुलाई, अगस्त, सितंबर, ये सब मंथ्स कर दिया, सब कैलकुलेट करके आपने टिक कर दिया। आपको पढ़ना है कि लास्ट तक क्या लिखा है। यहाँ पे क्या लिखा है? सिर्फ जुलाई का आपको रिवर्स चार्ज कैलकुलेट करके देना है, ठीक है। तो ये भी एक टिप हो गई। अब सर, अपन इसके लिए तो पूरा केस सिनेरियो ऊपर पढ़ना पड़ेगा, तो चलो ऊपर चलते पढ़ते। Manavta Trust is a charitable trust registered under 12 AB, okay, of the Income Tax Act. The trust is well known for its educational, charitable and religious activities, ठीक है। Trust becomes liable to registration under GST in the current financial year since it exceeded the threshold limit for registration and thus registered in the state of Gujarat in the month of May। इसका मतलब वो मई के पहले क्या था? अनरजिस्टर्ड था, है ना। मई में उसका क्या हुआ? करेंट फाइनेंशियल ईयर में अपना जो थ्रेशोल्ड लिमिट है वो एक्सीड हुआ एंड वो जीएसटी में रजिस्टर्ड हुआ, ठीक है सर, ओके। इसकी हमको इन्फॉर्मेशन मिल गई। नाउ इन द मंथ ऑफ जून, मल्टीनेशनल कंपनी ध्रुव तारा लिमिटेड ने क्या किया? गिफ्ट किया 500 लैपटॉप्स वर्थ ₹50 लाख टू द ट्रस्ट फ्री ऑफ कॉस्ट फॉर चैरिटेबल पर्पस without any intention of seeking any benefit by way of business promotion from such activity। Trust distributed these laptops free of cost in the same month। See, इसी का क्या था? वो अपना फर्स्ट एमसीक्यू था, जिसको अपन ने बिना ये पढ़े ही आंसर सही से टिक करके आए हैं, ठीक है। ये वही बोलना चाह रहे हैं, विदाउट कंसिडरेशन है, और भले ही वो चैरिटेबल ट्रस्ट जो है वो गिफ्ट कर रहा है, ठीक है, बट ये क्या है? विदाउट एनी इंटेंशन ऑफ सीकिंग एनी बेनिफिट बाय वे ऑफ बिजनेस प्रमोशन। इसका कोई इंटेंशन नहीं है बिजनेस प्रमोशन का, इसका एकदम भक्ति भाव से दान पुण्य के लिए वो 50 लाख, इसने 50 लाख के लैपटॉप डिस्ट्रीब्यूट किए। सो ये विदाउट कंसिडरेशन एंड इट्स नॉट अ सप्लाई, ठीक है सर। सेकेंड पढ़ते हैं। द ट्रस्ट ऑल्सो रन्स अ हायर सेकेंडरी स्कूल इन द नेम ऑफ मानवता हायर सेकेंडरी स्कूल इन द स्टेट ऑफ गुजरात, ओके। अब इन द मंथ ऑफ जुलाई जो ट्रस्ट है उसने क्या अवेल किया? सिक्योरिटी पर्सोनल सर्विसेज फ्रॉम परफेक्ट सिक्योरिटी सॉल्यूशंस गुजरात, अ प्रोप्राइटरशिप कंसर्न फॉर सिक्योरिटी ऑफ द स्कूल प्रीमाइसेस फॉर अ कंसिडरेशन ऑफ ₹2 लाख। अब आपके दिमाग की बत्ती जलेगी। आपने पढ़ा, सेकंड क्वेश्चन क्या पूछा? आरसीएम कितना होगा? वैल्यू ऑफ इनवर्ट सप्लाई बता दो। तो आपको पता है कि आरसीएम में अपन ने सिक्योरिटी पर्सोनल सर्विसेज पढ़ा था, बट ये मत भूलना कि ये क्या है? ट्रस्ट जो है वो रन कर रहा है हायर सेकेंडरी स्कूल, जो हमने एग्जामिनेशन चैप्टर में भी तो पढ़ा था, है ना। तो हायर सेकेंडरी स्कूल को अगर
कोई सिक्योरिटी पर्सनल सर्विसेज प्रोवाइड करता है तो वो हो जाती है एग्जेम्प्ट। ठीक है, एग्जाम बाय नोटिफिकेशन। इसीलिए क्या इसमें आरसीएम लगेगा? नहीं लगेगा, तो ये तो अभी आरसीएम के वैल्यू से बाहर है। सेकंड क्या बोलता है, इट ऑल्सो रिसीव्ड लीगल कंसल्टेंसी सर्विसेज फ्रॉम माया एंड कंपनी, a firm of advocates for the issues relating to the said school for rupees 1,20,000 in the same month, that is जुलाई। पूछा भी अपन से जुलाई का था। अब आप बोलोगे यस यस, लीगल कंसल्टेंसी सर्विसेज, ये तो लीगल सर्विस है, ठीक है, फर्म ऑफ एडवोकेट प्रोवाइड कर रहा है किसको? ट्रस्ट को, ठीक है, तो ये तो आरसीएम में आना चाहिए। बट हमने फर्स्ट पैरा में ही क्या पढ़ा? हमने फर्स्ट पैरा में पढ़ा कि जो ट्रस्ट है वो इस साल करेंट फाइनेंशियल ईयर में रजिस्ट्रेशन लिया जीएसटी का, और जब आपको ये लीगल सर्विसेज वाला रहता है उसमें आपको क्या दिख रहा रहता है, जो प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर है उसमें क्या उसका थ्रेशोल्ड लिमिट एक्सीड किया था क्या? अगर किया था तो यस, आरसीएम में टैक्सेबल होगा वो। बट अगर थ्रेशोल्ड लिमिट नहीं एक्सीड किया था प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर में तो नो, ये हो जाएगा आपका एग्जेम्प्ट। समझ आया कि हर पॉइंट कितने इंपॉर्टेंट और कितने ध्यान से पढ़ने होते हैं? तो ये दोनों ही सर्विस, भले ही आरसीएम वाले सर्विसेज में अपन ने पढ़ा है, उसमें नोटिफाई की गई है ये दोनों सर्विसेज, लेकिन एग्जेम्पशन चैप्टर से लिंक करके हमने कंक्लूड किया कि दोनों ही सर्विस क्या है, एग्जेम्प्ट है। तो अब क्वेश्चन क्या पूछा है, वैल्यू ऑफ इनवर्ड सप्लाई इन द मंथ ऑफ जुलाई। 2 लाख है क्या? 3,20,000 है क्या? 1,20,000 है क्या? क्या है ये? निल है। डन? डन सर। ऐसे ही आपको एग्जाम में बहुत ध्यान से कूल माइंड से सॉल्व करना है, ठीक है, एग्जाम का प्रेशर अलग होता है, इसलिए मैं यहाँ पे अच्छे से प्रैक्टिस करवा रही हूँ, ठीक है। अब आता है सेकंड थर्ड पार्ट। अच्छा, पहले क्वेश्चन तो अपन ने थर्ड क्वेश्चन पढ़ा ही नहीं। कंप्यूट द वैल्यू ऑफ एग्जाम सप्लाई मेड बाय द ट्रस्ट फॉर द मंथ ऑफ अगस्त। अगस्त मंथ में वैल्यू ऑफ एग्जाम सप्लाई कितना किया था इस ट्रस्ट ने, तो उसके लिए नेक्स्ट पैरा अपन पढ़ते हैं। The trust furnished following information regarding the expenses incurred by it in the month of August, all transactions being interstate। बट ये जो है वो तो एक्सपेंसेस है ना, ये एग्जाम्शन के लिए रेलेवेंट नहीं है, ठीक है, एग्जाम्शन के लिए और नीचे जाना पड़ेगा। The trust provided the following information in respect of the services provided by it in the month of August। ओके, यहाँ पे देखते हैं कि कौन सी सर्विसेज इसकी एग्जाम्प्ट है। It runs an old age home for citizens aged 65 years or more। Nominal monthly charge क्या है? 15,000 है for boarding, lodging, maintenance are charged from each member। और total number of members कितने हैं? 20। ये बिल्कुल नहीं भूलना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है नंबर सारे, ठीक है। सी, अब हमने एग्जाम्पशन एंट्री में पढ़ा था कि ये जो ओल्ड एज होम है, ठीक है, जहाँ पे 60 इयर्स और मोर एजेड जो लोगों को सर्विस प्रोवाइड की जाती है और उनसे अप टू 25,000 तक की चार्जेस लिए जाते हैं, प्रोवाइडेड उन चार्जेस में ये बोर्डिंग, लॉजिंग, मेंटेनेंस ये सब इंक्लूड होता है, ठीक है, 25,000 पर मेंबर। तो उस केस में क्या होता है, ये होता है आपका एग्जेम्प्ट। डन? तो ये सर्विस हमारी हो गई एग्जेम्प्ट। ओके, सेकंड, it rents out a community hall situated within the precincts of a temple। एक सेकेंड, it rents out a community hall situated within the precincts of a temple managed by it on 15th August for a religious function in the first half for 5,000 and for an art exhibition in the second half for 6,000। अब हमने एग्जाम्पशन एंट्री में ये भी पढ़ा था कि जब आप रेंट आउट करते हो कम्युनिटी हॉल को जो कि विद इन सिचुएटेड विद इन द प्रीसिंस ऑफ अ टेम्पल, तो उसमें एग्जेम्प्ट क्या था? एग्जेम्प्ट क्या था? एग्जेम्प्ट ये था कि अगर रेंट के चार्जेस मतलब जैसे कम्युनिटी हॉल को रेंट पे दिया, उसके चार्जेस अगर 10,000 और मोर है ना, 10,000 और मोर है उस रेंट के चार्जेस, तो ये टैक्सेबल हो जाएगा। बट इससे कम है, मतलब अप टू 9,999 इतना है, तो ये हो जाएगा आपका एग्जेम्प्ट। तो ये हो जाएगा आपका एग्जेम्प्ट, ठीक है। एक सेकेंड, आपको शायद ये मेरे फोटो के कारण दिखा नहीं होगा। मैंने क्या बोला? मैंने बोला
कि रेंट में क्या बताया था एग्जामिशन एंट्री में, रेंटिंग ऑफ कम्युनिटी हॉल, ठीक है, रेंटिंग ऑफ रूम्स, उसमें अगर आप कम्युनिटी हॉल को रेंट पे देते हैं तो अप टू ट्रिपल चौपल, मतलब अगर 10,000 से कम तक का रेंट अगर आप चार्ज करते हैं सो वो एग्जेम्प्ट है, बट अगर 10,000 और मोर आपका है रेंट तो वो टैक्सेबल हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे कितना है सर, यहाँ पे रेंट कितना है 5,000 फॉर द फर्स्ट हाफ, ये समझ के 10,000 से कम है बोल के एग्जाम मत कर देना। सेकेंड हाफ में भी देखो उसको 6,000 चार्ज किया जा रहा है, मतलब टोटल में कितना हो रहा है 11,000 का रेंट, मतलब ये एग्जाम्प्ट नहीं है, ये हो गया आपका टैक्सेबल। ठीक है, अब थर्ड, थर्ड में इट रेंट्स आउट द रूम्स इन द प्रीसिंस ऑफ द सेड टेम्पल टू द डिवोटीज फॉर अ रेंट ऑफ रुपीज 950 पर रूम पर डे, और टोटल रेंट अगस्त मंथ में कितना चार्ज किया गया 35,000। हमने सेकंड में ये भी पढ़ा था, एक तो ये रेंटिंग ऑफ कम्युनिटी हॉल का इतना चार्जेस में एग्जेम्प्ट है, और सेकंड रेंट ऑफ रूम, अगर आप रेंटिंग ऑफ रूम करते हैं तो वहां पे अप टू 999 तक एग्जेम्प्ट है, 1,000 और मोर पर डे तक का जो रेंट है वो हो जाएगा आपका टैक्सेबल। तो यहाँ पे ये कितना है 950 पर रूम पर डे, क्या मतलब इसका, ये एग्जेम्प्ट हो जाएगा, मतलब हमारी फर्स्ट एंट्री और थर्ड एंट्री एग्जेम्प्ट है और ये जो सेकेंड वाला है वो टैक्सेबल है। चलो अब हम ऑप्शन देख लेते हैं, ऑप्शन क्या दिया है एग्जाम सप्लाई का, 3 लाख, 3,35,000, 35,000, ठीक है, 35,000 ये, 15,000 ये, आप लोग फटाफट क्या कर दोगे, अरे वाह 45,000 हमारा आंसर है, क्या ऑप्शन में है क्या 45,000, चलो नहीं है, ठीक है। यहाँ पे गलती ये मत करना कि ये 15,000 अकेला नहीं है, 15,000 एक मेंबर से है इंटू 20 ईच मेंबर, तो 15,000 इंटू 20 दैट इज 3 लाख, 3 लाख प्लस 35,000 दैट इज 3,35,000, ये हो जाएगा आपका आंसर। ओके, अब फोर्थ क्वेश्चन क्या है, कंप्यूट द वैल्यू ऑफ टैक्सेबल सप्लाई बाय द ट्रस्ट फॉर द मंथ ऑफ अगस्त। अब अपने को टैक्सेबल सप्लाई का वैल्यू निकालना है, अच्छा निकाल लेते हैं, एग्जाम भी निकाल लिया, आरसीएम भी निकाल लिया, टैक्सेबल निकालना है। सी, ये जो है ना वो एक्सपेंसेस है, ये टैक्सेबल सप्लाई नहीं कर रहे, ये एक्सपेंसेस इनकर कर रहे हैं, तो ये वाला पॉइंट हमके लिए अभी ये वाले क्वेश्चन के लिए वैलिड नहीं है, इसी क्वेश्चन में वैलिड है। इसी क्वेश्चन में क्या है, सी पहला तो आपका एग्जाम्प्ट है, ठीक है, तीसरा भी एग्जाम्प्ट है, मेन आता है इसमें दूसरा वाला पॉइंट, दूसरा वाला पॉइंट क्या बोल रहा है, सेकेंड पॉइंट 5,000 प्लस 6,000 11,000 ये हो गया टैक्सेबल, बस यही है आपका टैक्सेबल 11,000, ठीक है, ये भी क्वेश्चन खत्म। अब इस क्वेश्चन में हमारा वो एग्जाम्पशन वाला सॉरी एक्सपेंसेस वाला जो पैरा है वो काम है, डिटरमाइन द अमाउंट ऑफ आईटीसी दैट कैन बी क्रेडिटेड टू द इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर ऑफ द ट्रस्ट इन द मंथ ऑफ अगस्त अज्यूमिंग द रेट ऑफ जीएसटी टू बी 18%। ठीक है, आ जाओ यहाँ पे क्या बोलता है, सर्विसेज रिसीव्ड and used for supplying taxable outward supplies 3,50,000। आईटीसी पे क्या कंडीशन एलिजिबल कब होगा, आईटीसी जब वो सामने उसका टैक्सेबल आउटवर्ड सप्लाई होगा तो आप एक्सपेंसेस का उस सर्विस का आईटीसी क्लेम कर सकते हैं। तो पहला तो एलिजिबल लग रहा है, इसका आईटीसी उसको मिल सकता है, ठीक है। सेकंड क्या बोल रहा है, केटरिंग सर्विसेज रिसीव्ड फॉर द स्टूडेंट्स ऑफ मानवता हायर सेकेंडरी स्कूल। अब आपने आईटीसी के चैप्टर से लिंक करके अगर आप देखोगे तो 17.5 में जो केटरिंग सर्विसेज है अगर वो आप लेते हो सामने केटरिंग के लिए ही उसको लिया जाता है तो वो ब्लॉक नहीं है, बट अगर हायर सेकेंडरी स्कूल के लिए केटरिंग सर्विसेज ली जाती है तो एग्जेम्पशन चैप्टर में ये एंट्री एग्जेम्प्ट है, इसका मतलब इसका आईटीसी आपको नहीं मिलेगा, ठीक है, इसका मिलेगा, केटरिंग सर्विसेज का नहीं मिलेगा। अब देखो यहाँ पे बस परचेस्ड विथ सिटिंग कैपेसिटी ऑफ 25 पर्सन्स इंक्लूडिंग ड्राइवर ₹10,15,000। अब यहाँ तक आप बोलोगे कि सिटिंग कैपेसिटी 25% है, हमने पढ़ा था 17.5 वाले में कि जो मोटर व्हीकल है उसकी सिटिंग कैपेसिटी अगर अप टू 13 पैसेंजर्स हुई, 13 पर्सन हुई इंक्लूडिंग ड्राइवर तो वो ब्लॉक्ड है, 13 से ज्यादा है तो फिर ब्लॉक नहीं है, फिर वो एलिजिबल हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें आप क्या करोगे 10,50,000 प्लस 3,50,000 ऐसे करके आप आईटीसी वहां पे ऑप्शन में टिक कर दोगे, बट उसमें क्या पूछा था क्वेश्चन में, फॉर द मंथ ऑफ अगस्त, और ये कब का है
बस वॉज डिलीवर्ड इन द फर्स्ट वीक ऑफ सेप्टेम्बर। तो आईटीसी जिस मंथ में आपको चाहिए उस मंथ में आपका गुड्स रिसीव होना चाहिए। ये एक एलिजिबिलिटी का कंडीशन था 16(4) का। क्या कंडीशन था कि गुड्स शैल बी रिसीव। क्या यहाँ पे रिसीव हुआ है कि गुड्स डिलीवर कब होने वाला है? गुड्स सितंबर में। तो आप सितंबर में आईटीसी लेना, अगस्त में आपको इस बस का आईटीसी नहीं मिलने वाला। ठीक है, तो टोटल आईटीसी कितना हो सकता है आपका? ये नहीं मिलेगा, ये नहीं मिलेगा। 3,50,000 का 18% अगर आप निकालोगे तो वो 63,000 आएगा। ऑप्शन में है क्या 63? है। कैसे आया? 3,50,000 का 18%। ठीक है, डन। आपको सारी चीजें पॉइंट्स क्लियर हुए, कैसे आपको सॉल्व करना है, कैसे प्रोसीड करना है एमसीक्यूज के साथ, के सिनेरियोस के साथ। आई होप हेल्प हुई होगी आपको इस वीडियो से। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे जहाँ पे अपन केस सिनेरियो 2 सॉल्व करेंगे। ठीक है, अच्छा लगा हो तो प्लीज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। एंड कोई भी और अगर आपको हेल्प चाहिए तो कमेंट सेक्शन में बताना, डाउट होगा तो भी कमेंट सेक्शन में बताना। मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना जहाँ पे मैं सारी समरी, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की, सारी केस सिनेरियोस की कंबाइंड समरी आपको वहां पे प्रोवाइड करूंगी। Now let's do the second case scenario. सेकेंड केस सिनेरियो में हम फिर से पूरा केस सिनेरियो नहीं पढ़ेंगे, पहले पढ़ेंगे अपन एमसीक्यू। ठीक है, डिटरमाइन द एग्रीगेट वैल्यू, एग्रीगेट टर्नओवर ऑफ बाली बेल्स लिमिटेड फॉर द मंथ ऑफ सितंबर। इसके लिए तो ऑब्वियसली हमको पूरा क्वेश्चन पढ़ना पड़ेगा। तो इसको अभी अपन पहले अपन सेकंड क्वेश्चन पढ़ते हैं। Bali Wells want to avail ITC on GST paid on heavy steel machinery purchased in September. Which of the following statement is true in this regard? So, इसके लिए भी अपन पहले अगर चारों ऑप्शन पढ़ते हैं। ITC on machinery cannot be availed since depreciation has been claimed on the GST paid on the machinery under Income Tax Act. अगर आपको पता होगा कि हम मतलब जब आप कोई मशीनरी परचेज करते हैं, ठीक है, उसमें आपने कोई डेप्रीसिएशन क्लेम कर लिया तो आप जो है वो आईटीसी क्लेम नहीं कर सकते उस मशीनरी पे। ठीक है, सो ये वैसे तो ये जो है वो सही दिख रहा है पहला ऑप्शन। ओके, आईटीसी ऑन द मशीनरी शैल बी अलाउड टू द एक्सटेंट ऑफ 50% इन द करंट फाइनेंशियल ईयर एंड बैलेंस 50% इन द सबसीक्वेंट फाइनेंशियल ईयर। ऐसा कुछ नहीं होता। ठीक है, ITC on the machinery shall be allowed in the current financial year only to the extent of the depreciation claimed on GST paid on machinery. ऐसा भी कुछ होता है क्या? मतलब सिर्फ अब जितना डेप्रिसिएशन क्लेम किया है उतना आपको अलाउड होगा आईटीसी और मशीनरी, ऐसा भी कुछ नहीं होता। पूरा की पूरा आईटीसी डिसअलाउ हो जाता है। फुल आईटीसी ऑफ जीएसटी पेड ऑन द मशीनरी कैन बी अवेल्ड इन द करेंट ईयर। बिल्कुल भी नहीं। मतलब अभी अगर अपन ये पूरा केस सिनेरियो पढ़ेंगे तो अपने को क्लियर होगा, या तो ये हो सकता है या तो ये हो सकता है। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, लास्ट क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। Bali Bells can claim ITC on input service received, input received in July of preceding financial year up to which date? हमको पता है कि लास्ट डेट क्या है आईटीसी क्लेम करने की। क्या है आईटीसी क्लेम करने की लास्ट डेट? 30 नवंबर ऑफ द करेंट फाइनेंशियल ईयर, और आपका डेट ऑफ एनुअल रिटर्न विच एवर इज अर्लियर। ठीक है, विच एवर इज अर्लियर। सो यहाँ पे ऑप्शन में क्या क्या दिया है, ये सब दिया है। ठीक है, तो आप कब तक क्लेम कर सकते हो? 30th नवंबर ऑफ द करंट फाइनेंशियल ईयर। ये हमने बिना केस सिनेरियो रीड किए सॉल्व किया। अब अपन केस सिनेरियो रीड करेंगे जहां पे अपने को ये वाला क्लियर हो जाएगा, ये हमने सही किया है कि नहीं वो पता चल जाएगा। ठीक है, आ जाओ। Now, Bali Bells Limited, hereinafter referred as Bali Bells, a private limited company registered in Chennai. ठीक है, तमिलनाडु। ओके, प्रोवाइड द फॉलोइंग आउटवर्ड सप्लाईज। तो हमको पहला क्वेश्चन क्या पूछा था? एग्रीगेट टर्नओवर बताओ। आपको पता होना चाहिए एग्रीगेट टर्नओवर क्या होता है। एग्रीगेट टर्नओवर मतलब क्या होता है? सारे ऑल टैक्सेबल सप्लाईज, एग्जेम्प्ट सप्लाईज, इंटरस्टेट सप्लाईज। ठीक है, इंटरस्टेट सप्लाईज और एक्सपोर्ट सारे इंक्लूड होता है एग्रीगेट टर्नओवर पे। एक्सेप्ट मतलब माइनस क्या होता है, क्या एक्सक्लूड होता है? इनवर्ड सप्लाईज जिसमें आरसीए में टैक्स पे होता है, साथ में आपके जितने भी टैक्सेस है, सीजीएसटी, एसजीएसटी, आईजीएसटी, कंपेंसेशन सेस, ये सारी चीजें। तो यहाँ पे पहला क्या दिया हुआ है? इंटरस्टेट आउटवर्ड सप्लाई 40 लाख टैक्सेबल है, एग्जाम्प्ट 15 लाख है। इंटरस्टेट जो है वो 30 लाख टैक्सेबल है, 10 लाख एग्जाम्प्ट है। ठीक है, बाली बेल्स लिमिटेड सोल्ड लैंड फॉर 2 करोड़ एक्सक्लूडिंग जीएसटी इन द मंथ ऑफ सितंबर। यहाँ से उसने परचेज किया है बाली लिमिट। ये देखो, ये वाला जो है ना, ये अपना फर्स्ट
जो सेकेंड एमसीक्यू था आईटीसी अवेलमेंट वाला वो दिया हुआ है। सो यहाँ पे उसने डेप्रिसिएशन क्लेम कर लिया है मशीनरी इन द मंथ ऑफ सितंबर फॉर 1 लाख एक्सक्लूडिंग जीएसटी 18%। बाली बेल्स कैपिटलाइज द वैल्यू ऑफ मशीनरी अलॉन्ग विद जीएसटी पेड ऑन द सेम इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स एंड क्लेम डेप्रिसिएशन। तो क्या मतलब इसका, इसमें आईटीसी को क्लेम कर सकता है क्या? नहीं कर सकता, अपना पहला ऑप्शन ही सही था। ठीक है, अब सर यहाँ पे एग्रीगेट टर्नओवर में 40 लाख इंक्लूड होगा, 30 इंक्लूड होगा, 70, 70 प्लस 10, 10 प्लस 15, 95 इंक्लूड होगा आपके एग्रीगेट टर्नओवर पे। क्या ये सोल्ड, जो उसने लैंड सोल्ड किया है 2 करोड़ का, वो भी इंक्लूड होगा क्या एग्रीगेट टर्नओवर पे? नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि जो सेल ऑफ लैंड होता है वो जीएसटी से ही बाहर है, वो शेड्यूल 3 में फॉल कर जाएगा। ठीक है, वो ना ही आपका, ना ही गुड्स सप्लाई ऑफ गुड्स है, ना ही वो सप्लाई ऑफ सर्विस है, इसलिए वो एग्जाम मतलब वो जीएसटी के बाहर है। तो एग्रीगेट टर्नओवर में आपका आना चाहिए 95 लाख। अपन ऑप्शन देखते हैं 95 लाख। ठीक है, अब ये वाला भी अपन को पता चल गया, क्लियर हो गया। ये तो 30 नवंबर। ठीक है, यहाँ पे क्या पूछा है? कंप्यूट द वैल्यू ऑफ सप्लाई अंडर सेक्शन 15 मेड बाय बाली बेल्स इन द मंथ ऑफ नवंबर। अपने को वैल्यू ऑफ सप्लाई कैलकुलेट करके देना है। ठीक है, आ जाओ। ये वाले पैराग्राफ में क्या लिखा है? Apart from this, tax invoice dated 25th of July of previous financial year with respect to an inward supply 50,000 excluding GST, the company has not availed ITC. उसका हमने बता दिया, 30 नवंबर वाला जो ऑप्शन हमने टिक किया था वो। ठीक है, अब बाली बेल्स मेड अ सप्लाई ड्यूरिंग नवंबर, डिटेल्स ऑफ विच आर एज फॉलोज। बेस प्राइस जो है बिफोर टीसीएस अंडर इनकम टैक्स एक्ट वो है 45,000। आपको ये पता होगा कि वैल्यू ऑफ सप्लाई एज पर सेक्शन 15, सेक्शन 15 में आपका टीसीएस का जो वैल्यू है वो वैल्यू ऑफ सप्लाई में इंक्लूड नहीं होता। ठीक है, तो ये टीसीएस इंक्लूड नहीं होगा, ये बिफोर टीसीएस ही है, तो ये तो 45,000 कंसिडर होगा। थर्ड, it received a subsidy of 3,500 from Bharat Foundation Private Limited for usage of green energy, and जो subsidy है वो linked है to the units of energy saved and not for the aforesaid product। हमने ये कंडीशन पढ़ी थी कि जो सब्सिडी है वो लिंक होनी चाहिए, वो क्या होनी चाहिए? लिंक होनी चाहिए टू द प्राइस। और ये लिंक किससे? यूनिट्स ऑफ द एनर्जी सेव्ड वगैरह से। तो क्या ये भी इंक्लूड होगा क्या वैल्यू ऑफ सप्लाई में? नहीं इंक्लूड होगा एज पर सेक्शन 15। ये भी नहीं होगा। वैल्यू ऑफ सप्लाई कितना दिख रहा है अपने को? 45,000। इसके बाद कुछ लिखा है क्या? नहीं लिखा है सर। हैज नॉट फर्निश्ड द एनुअल रिटर्न फॉर द प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर टिल द एंड ऑफ द नवंबर। ओके ओके ओके, नो अदर आउटवर्ड सप्लाईज। ठीक है, ओके। फिर भी all the amounts given above are exclusive of unless otherwise specified। ठीक है सर, based on the above fact। ओके, तो वैल्यू सप्लाई क्या आ जाएगी? 45,000। ये तीनों नहीं आएगी। क्लियर? केस सिनेरियो 2 कंप्लीट। अब आते हैं अपन केस सिनेरियो 3। नाउ लेट्स स्टार्ट अवर केस सिनेरियो नंबर 3। पहले अपन एमसीक्यू पढ़ते हैं। फॉर द ट्रांजैक्शन रिलेटिंग टू रेंटिंग ऑफ कमर्शियल स्पेस व्हाट शुड बी द रेट ऑफ टैक्स चार्ज बाय एबीसी लिमिटेड। तो इसके लिए तो अपने को केस सिनेरियो पढ़ना पड़ेगा। सेकंड देखते हैं, विद रिस्पेक्ट टू होटल अकोमोडेशन सर्विस प्रोवाइडेड टू मिस्टर जी, जीएसटी पेबल बाय एबीसी लिमिटेड इज व्हाट। इसके लिए भी अपने को केस सिनेरियो पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, थर्ड वाला देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस इज, ऐसे ही एग्जाम में फटाफट एक बार गो थ्रू कर लेना पहले एमसीक्यू। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस इज करेक्ट विद रिगार्ड टू द अवेलेबिलिटी ऑफ आईटीसी एबीसी लिमिटेड इन रिस्पेक्ट ऑफ जीएसटी पेड on the procurement of goods meant for the purpose of CSR corporate social responsibility activity question mark। so यहाँ पे कौन सा मतलब आईटीसी, अपने को ये पता है कि सीएसआर के पर्पस के लिए अपन जो गुड्स प्रोक्योर करते हैं उसके लिए आपको आईटीसी जो है वो नहीं मिलता है। ठीक है, ये अपन ने पढ़ा है प्रोविजन। अब पहला ऑप्शन क्या है? द अमाउंट ऑफ आईटीसी रिलेटेड टू सच प्रोक्योरमेंट ऑफ गुड्स इज नॉट अवेलेबल टू एबीसी लिमिटेड। पहला तो सही लग रहा है, उसको अवेलेबल नहीं होना चाहिए। सेकंड ऑप्शन क्या है? द अमाउंट ऑफ आईटीसी रिलेटेड टू सच प्रोक्योरमेंट ऑफ गुड्स इज अवेलेबल। नहीं होता अवेलेबल, ये तो नहीं होना चाहिए। नाउ सी, द अमाउंट ऑफ आईटीसी ओनली टू द एक्सटेंट ऑफ 50% ऑफ अमाउंट ऑफ सच प्रोक्योरमेंट इज अवेलेबल। ऐसा कभी पढ़ा है क्या आपने कि 50% जितना प्रोक्योर किया उसका 50% में आईटीसी अवेल कर सकता हूँ? नहीं, पूरा ही आपको आईटीसी अवेल नहीं होगा। ये भी नहीं होगा। अमाउंट ऑफ आईटीसी शैल बी अवेलेबल टू द रजिस्टर्ड पर्सन टू whom such goods are distributed under CSR activity। ऐसा भी नहीं होता। ठीक है, तो ऑप्शन क्या रहेगा? द अमाउंट ऑफ आईटीसी रिलेटेड टू सच प्रोक्योरमेंट ऑफ गुड इज नॉट अवेलेबल टू एबीसी लिमिटेड। ठीक है, ये ऑप्शन देखो।
सच प्रोक्योरमेंट इज नॉट अवेलेबल टू एबीसी लिमिटेड। ठीक है सर, ठीक है। अब आ जाते हैं केस सिनेरियो में, छोटा सा केस सिनेरियो जल्दी से हो जाएगा। ABC Limited has its manufacturing unit in the state of Rajasthan. Further, it has ancillary units in the state of Madhya Pradesh, Gujarat, and is registered in each of the states. Moreover, जो ABC Limited है owns and operates a hotel in Udaipur, ठीक है, राजस्थान। Now, in addition to aforesaid, ABC Limited क्या ओन करता है? कमर्शियल स्पेस ओन करता है जो कि रेंट पे दिया हुआ है टू अ रजिस्टर्ड पर्सन एट द मंथली रेंट ऑफ 50,000। जो मेंटेनेंस है ना प्रेमाइसेस का, वो किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है? द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एबीसी लिमिटेड। ठीक है, मतलब उसने रेंटिंग पे दिया है, अलोंग विद दैट उसका जो मेंटेनेंस का है वो किसका रिस्पॉन्सिबिलिटी है? एबीसी लिमिटेड का। ये ओके। इन pursuance of the same, during the month of April, ABC Limited incurred certain expenses on the purchase of maintenance related material. Said expenses are recoverable from the tenant along with the invoice issued for rent. रेंट में जो दिया है उसमें उससे ये जो भी सर्टेन एक्सपेंसेस है वो रिकवर कर लेगा टेनेंट से। ठीक है। नाउ द रेट ऑफ टैक्स एप्लीकेबल ऑन द मटेरियल यूज्ड फॉर मेंटेनेंस वाज 5%। तो अब यहाँ पे जो मेंटेनेंस के लिए मटेरियल यूज किया गया वो कितना है? 5% है। अब पहला क्वेश्चन क्या पूछा था सर? पहला क्वेश्चन पूछा था फॉर द ट्रांजैक्शन रिलेटिंग टू रेंटिंग ऑफ कमर्शियल स्पेस what should be the rate of tax charged by ABC Limited? See, यहाँ पे 18%, देखो यहाँ पे क्या बोला है, मैं आपको एक बार पूरा रेट करवाती हूँ। During the year, ABC Limited agreed to provide the hotel to Mr. X for a business conference to be held at Udaipur. ठीक है, उसने एक होटल प्रोवाइड किया बिजनेस कॉन्फ्रेंस के लिए जो कि उदयपुर में हेल्ड हुआ था। ठीक है, मिस्टर एक्स कौन है? अनरजिस्टर्ड पर्सन है रिसाइडिंग इन महाराष्ट्र। ठीक है, इन एडिशन टू द अफोरसेड ट्रांजैक्शंस, ABC Limited spent an amount of rupees 5 lakh on the procurement of certain goods. ठीक है, ये CSR वाला है जो अपन ने आंसर कर दिया। All amounts are exclusive of GST wherever applicable. The rate of GST on all inward and outward supply is 18% unless otherwise mentioned. सारे supplies का 18% GST रेट मेंशन किया गया है। ठीक है, नो अदर आउटवर्ड सप्लाईज। ठीक है, अब सर सबका 18% है और यहाँ पे सिर्फ एक रेट ऑफ टैक्स एप्लीकेबल ऑन द मटेरियल यूज फॉर मेंटेनेंस, वो कितना है? मेंटेनेंस के लिए जो मटेरियल यूज किया गया उसके 5% है, बाकी सबका 18% है। ठीक है, तो ये जो वो दे रहा है सर्विस, वो आपको नहीं लगता कंपोजिट सप्लाई जैसा है? कंपोजिट सप्लाई है, ठीक है, नेचुरली बंडल्ड है, एक प्रिंसिपल सप्लाई है रेंटिंग और ये एंसिलरी सर्विस है। ठीक है, तो यहाँ पे रेट ऑफ जीएसटी क्वेश्चन में क्या पूछा है? क्वेश्चन में पूछा है कि व्हाट शुड बी द रेट ऑफ टैक्स चार्ज बाय एबीसी लिमिटेड। तो यहाँ पे कितना चार्ज होना चाहिए? द रेट ऑफ जीएसटी ऑन रेंट एंड मेंटेनेंस, रेंटिंग में और मेंटेनेंस मटेरियल में रिलेटेड रिकवरी शैल बी 18%। पहला सही लग रहा है। दूसरा क्या है? रेट ऑफ जीएसटी ऑन रेंट 18%, मटेरियल शैल बी 5%। नहीं, कंपोजिट सप्लाई में क्या होता है? जो प्रिंसिपल सप्लाई का रेट रहता है यहाँ पे 18% है रेंटिंग का, वही सारे गुड सर्विसेज में अप्लाई हो जाता है। ठीक है, नो जीएसटी शैल बी चार्ज ऑन द रिकवरी रिलेटेड टू मटेरियल यूज्ड इन मेंटेनेंस। क्यों नहीं चार्ज होगा? बिल्कुल जीएसटी चार्ज होगा, वो एग्जाम तो है नहीं। द रेट ऑफ जीएसटी ऑन रेंट एंड मेंटेनेंस सबका 5% है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये है आंसर। ठीक है सर, ठीक है। नाउ with respect to the hotel accommodation services provided to Mr. X, GST payable by ABC Limited क्या होना चाहिए? ABC Limited ने 5 लाख, ये वाला हो गया था, हमको ये बताना है। ड्यूरिंग द ईयर ABC Limited agreed to provide the hotel to Mr. X for a business conference to be held at उदयपुर। ठीक है, मिस्टर एक्स जो है वो अनरजिस्टर्ड पर्सन है रिसाइडिंग इन महाराष्ट्र। ठीक है सर, अब हमने इसको बताना है। क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है? होटल एकोमोडेशन सर्विस जो प्रोवाइड की गई है मिस्टर एक्स को, तो जीएसटी पेबल बाय एबीसी लिमिटेड इज व्हाट? क्या जीएसटी, कितना जीएसटी पे करेगा ये एबीसी लिमिटेड? वो कैसे पता चलेगा? देखो, इसमें प्लेस ऑफ सप्लाई जो है, जहां पे आपका इमूवेबल प्रॉपर्टी लोकेटेड होता है, ठीक है, जहां पे आपका इमूवेबल प्रॉपर्टी लोकेटेड होता है वो आपका प्लेस ऑफ सप्लाई होता है। सो यहाँ पे आपका जो ये कॉन्फ्रेंस है वो उदयपुर में हेल्ड हो रहा है। ठीक है, मतलब ये उदयपुर में होटल लोकेटेड है, तो प्लेस ऑफ सप्लाई क्या हो जाएगा आपका? उदयपुर हो जाएगा। डन। और आपका जो सप्लायर है वो भी कहाँ का है? उदयपुर में है।
तो सीजीएसटी और एसजीएसटी लगना चाहिए बिकॉज इट इज इंट्रा स्टेट सप्लाई, ठीक है। और सप्लायर कौन है, एबीसी लिमिटेड, ये तो रजिस्टर्ड है, ये तो टैक्स पे करेगा। सामने वाला अनरजिस्टर्ड है, उससे अभी कुछ नहीं करना है। पे कौन कर रहा है टैक्स, एबीसी लिमिटेड, वो कंफ्यूज करने के लिए दिया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एबीसी लिमिटेड इज नील तो नहीं रहेगा, नील नहीं रहेगा इन द नेचर ऑफ सीजीएसटी एंड एसजीएसटी, ठीक है सर, पक्का। ये देखो, इन द नेचर ऑफ सीजीएसटी एंड एसजीएसटी। डन, केस सिनेरियो 3 अपना पूरा अच्छे से कंप्लीट हो चुका है। अब करते हैं अपन केस सिनेरियो नंबर 4 नेक्स्ट वीडियो पे, ठीक है।